तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। बाजार ने आज कई रिकॉर्ड्स बनाए। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल गया, पर इसके बावजूद निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 26,000 के पार पहुंचा। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज मार्केट की हाईलाइट्स। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस की स्ट्रेट 37 डेज ट्रेडिंग सेशन के बाद आज हमें बाजार में निफ्टी का पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 26,000 का लेवल देखने को मिला था। हालांकि जब क्लोजिंग हमें बाजार की देखने को मिली तो हमें हायर लेवल से कहीं ना कहीं बाजार फिसल के बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एक शानदार क्लोजिंग हमें दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली है। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,940 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है वहां पे हमें एक शानदार तेजी आज देखने को मिली है और आज मिड कैप एक नए लेवल पे जाके बंद हुआ है। मिड कैप की अगर बात करी जाए पर्टिकुलर लेवल्स की तो इसमें 138 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है और ये 60,851 के लेवल पे जाके आज बंद हुआ है। मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली है। द सेम टाइम आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी अपने हायर लेवल्स पे जाके बंद हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम एफएमसीजी, रियलिटी और बैंकिंग सेक्टर की तरफ नजर डालें तो यहां पे कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर देखने को मिला है। कंचन, ये भी जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर्स की। अगर हम सबसे पहले बात करें गेनर साइड में, टाटा स्टील, इसमें आज करीबन हमें 4.5% की बढ़त देखने को मिली है। द सेम टाइम हिंडाल्को में भी 4% की बढ़त देखने को मिली है। पावर ग्रिड भी आज करीबन 2.61% है। द सेम टाइम टेक महिंद्रा में करीबन 2% की तेजी का सिलसिला हमें देखने को मिला है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो एसबीआई लाइफ, एचयूएल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी करीबन हमें 1.5% की कमजोरी आज देखने को मिली है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो प्रॉफिट साइड में आज पेटीएम रहा है करीबन 5% की बढ़त के साथ। एनएमडीसी में करीबन 4% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ एपीएल, अपोलो ट्यूब्स में भी 4% का इजाफा आज देखने को मिला है और मैनकाइंड में भी 3% की तेजी रही है। और लूजिंग साइड में अगर हम देखें तो पीबी फिनटेक 4.5%, मैक्रोटेक डेवलपमेंट साथ ही साथ 3%, पेज इंडस्ट्रीज में आज हमें करीबन 2.5% की मंदी देखने को मिली और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी करीबन 3% की आज कमजोरी रही है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो मौजूदा बाजार में मल्टी एसेट नजरिया रखना चाहिए, कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में गुरमीत चड्ढा ने प्रेशियस मेटल बॉन्ड में थोड़ा एक्सपोजर रखने की सलाह दी है। बैंक को अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये आप डिपॉजिट रेट 8.5-9% भी कर देंगे तो ऐसे आने वाला नहीं है। ये एक डाइवर्जन ऑफ सेविंग्स है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, बाकी कंजम्पशन में, और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो बैंक को अब अलाइन करना पड़ेगा। वो ट्रेजरी पहले जीसेक लेके बैठ जाते थे, उनको थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेजरी को बैंक के लिए और पैसे बना के देना पड़ेगा। प्रेशियस मेटल में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ सप्ताह पहले बोला था कि मल्टी एसेट अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में। हमने बहुत अच्छे गेन्स बनाए हैं पिछले 2 साल में, और जब भी रेट कट हुआ है, डॉलर थोड़ा भी वीक हुआ है, मैं नहीं मानता कि बहुत वीकनेस आएगी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डॉलर जो है रेंज में रहेगा विद वीकनिंग बायस। वो कमोडिटीज के लिए अच्छा होता है, और स्पेशली जो येलो मेटल है और व्हाइट मेटल जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। तो अगर आप पिछले 15-20 साल, 25-30 साल का रिटर्न निकालेंगे तो इक्विटी का रिटर्न 14-15% है, गोल्ड का 12-13% है और सिल्वर का करीबन 8% है। तो थोड़ा फोकस मुझे लगता है प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5-7% आप दे सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भारत पर स्ट्रैटेजी जारी की है, जिसमें ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि छोटी अवधि में बाजार ऊपर फंस सकता है। इसके साथ ही जेपी मॉर्गन मिड कैप, स्मॉल कैप में सतर्क रहने की भी सलाह दे रहा है। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं जेपी मॉर्गन ने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या कुछ कहा है। जेपी मॉर्गन का एक क्लियर जो व्यू है वो ये है, भारतीय बाजार लॉन्ग टर्म में काफ़ी आकर्षक रहेंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनको लगता है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं थोड़े महंगे हो चले हैं। जहाँ तक कि मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमई सेगमेंट का सवाल है, जेपी मॉर्गन को लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस भाग चुके हैं और शायद यहाँ से एक आपको स्लो डाउन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैक्रो स्लो डाउन भी सिक्लिकल साइड पे आ सकता है। हालांकि रूरल कंजम्पशंस कहीं ना कहीं पिकअप होता हुआ नज़र पड़ सकता है क्योंकि मॉनसून अच्छा रहा है।
जेपी मॉर्गन के हिसाब से अर्बन कंजम्पशन जो है, यानी जो ग्रामीण इलाके को छोड़ के जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहर हैं, यहाँ थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। हालांकि इंडियन इक्विटीज़ शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड के लिहाज से फुल्ली प्राइज इन उनको दिखाई दे रहे हैं आने वाले महीनों के लिए। टैक्टिकली इनको लगता है कि क्राउडिंग आउट हो रही है आईपीओज और एडिशनल क्यूआईपी और फंड रेज के हिसाब से, और बहुत सारा जो एक्सेस कैश है अब आईपीओ मार्केट्स और सेकेंडरी इशुएंसेस में जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। निफ्टी जूनियर, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे के सारे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से महंगे हो चले हैं, जिसके कारण यहाँ से डाउनसाइड रिस्क उनको लगता है कि ज़्यादा है। तो यहाँ से अपसाइड कम, डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा उनको लग रहा है, और ट्रेडिंग रिकॉर्ड प्रीमियम पे हो रही है इन इंडिसेस की, और वॉलेटाइल भी हो चले हैं मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले। सेक्टर्स के हिसाब से लार्ज कैप में उनका फोकस रहा है कि एफएमसीजी, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर पे ओवरवेट रहे। तो कहीं ना कहीं एसबीआई से लेकर आईसीआईसीआई बैंक उनको पसंद आ रहे हैं, एफएमसीजी में एचयूएल, और हेल्थ केयर में लार्ज कैप उनको हॉस्पिटल स्टॉक्स पसंद है। हालांकि आईटी और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में वो अंडरवेट चल रहे हैं। शुक्रिया यतन इस पूरी डिटेल्स के लिए। वहीं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद से ही पावर ग्रिड और टाटा पावर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पावर सेक्टर पर एमओएसएल की क्या है रिपोर्ट, बताने के लिए जुड़ रही हैं दीपाली राणा। तो दीपाली, बताएं इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं? मोतीलाल ओसवाल ने पावर सेक्टर पर कवरेज शुरू किया है, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स पर बाय रेटिंग भी दी है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगले 10 सालों में 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पावर सेक्टर में दिखाई दे रही है, और स्पेशली अपॉर्चुनिटी रहेगी जनरेशन, ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेसेस में। जनरेशन कारोबार सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा पूरे ही पावर स्पेस में, जिसमें 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में से 86% जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो जनरेशन बिजनेस में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंट्री का जो विजन है बाय 2032 इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 900 गीगावाट तक पहुंचाने में भी उन कंपनियों को मदद मिलेगी जो कि जनरेशन कारोबार से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 442 गीगावाट की है, और इस सेगमेंट में भी जो सोलर और विंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा सोलर और विंड का वो लगभग 53% के आसपास रहेगा। वहीं जो थर्मल एनर्जी का शेयर है वो गोइंग फॉरवर्ड घटता हुआ दिखाई देगा, और ये गिरकर 29% तक आ सकता है। और इसीलिए जनरेशन, ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का व्यू पॉजिटिव है। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर पर बाय रेटिंग यहां पर ब्रोकरेज हाउस ने दी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है 2.4 टाइम्स ओवर नेक्स्ट 2.5 इयर्स, उसका फायदा पहुंचेगा, इसीलिए यहां पर बाय रेटिंग है। जो टारगेट रिकमेंड कर रहे हैं वो 917 का है। पावर ग्रिड की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि पावर ग्रिड एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रांसमिशन रिलेटेड कैपेक्स 2 लाख करोड़ का, लेकिन मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 लाख करोड़ का। इसका फायदा भी पावर ग्रिड को पहुंचेगा, और इसलिए जो टारगेट है वो 425 का रिकमेंड कर रहे हैं। और लास्टली टाटा पावर की बात करें तो ऑलरेडी टाटा पावर मल्टी ईयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर कामकाज कर रही है। 45% केपेक्स ऑलरेडी टाटा पावर ने प्लान किया हुआ है अगले 4 सालों में, तो उसका भी फायदा पहुंचेगा, और इसलिए टाटा पावर का जो टारगेट है वो 530 का है। यानी इन तीनों स्टॉक्स में मौजूदा लेवल से 20 से 25% तक का अपसाइड ब्रोकर हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है। वहीं एनटीपीसी और आईईएक्स पर न्यूट्रल रेटिंग है। एनटीपीसी पर टारगेट है 450 के और आईईएक्स पर टारगेट है 226 के। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो एफएनओ ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर्स को क्यों हो रहा है घाटा, और एफएनओ में सावधानी क्यों है जरूरी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं बड़ी राजनीतिक खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैसूर में सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले मकान देने के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, और इस्तीफा देने का भी राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की याचिका को मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया के गवर्नर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3.16 एकड़ जमीन के बदले सिद्धारमैया की पत्नी को 14 हाउसिंग साइट अलॉट किए गए थे। इसी जमीन के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार की जांच के लिए 3 लोगों ने गवर्नर को याचिका सौंपी थी। सिद्धारमैया ने कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसके अलावा सिद्धारमैया से इस्तीफे की भी मांग की है। कांग्रेस और किसी को नेता बना के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बीजेपी इसमें कोई भी इस मामले में पड़ेंगे नहीं। 2023 में
लोगों ने हमको अपोजिशन पार्टी में बिठाने के लिए हमको मैंडेट दिया है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेट देम कंटिन्यू इन पावर। वो पावर में कंटिन्यू कर सकते हैं कि और किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जांच किससे? जांच CBI हैज टू डू द इन्वेस्टिगेशन। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कर रही है। सिद्धरामैया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। See, there is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party and for the state. तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारी सीजन में लोग जमकर खरीदारी करते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां भी लोक लुभावन ऑफर के जरिए लोगों को अपनी वेबसाइट की ओर आकर्षित करती हैं, मगर कई बार पेमेंट करने के बावजूद भी कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर उपभोक्ता पर सामान के साथ भारी डिलीवरी चार्ज थोप दिया जाता है। और सरकार के मुताबिक ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इस पर सरकार की पैनी नजर है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, फेस्टिव सीजन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से कई सारे ऑफर डिस्काउंट दिए जाते हैं। ऐसे में जो कंज्यूमर है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के शिकंजे में ना फंसे, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? त्योहारों का सीजन चल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने यहाँ पर सेल भी लगाई हुई है और अपने यहाँ पर जो भी मोबाइल्स हैं उनके ऊपर 99% तक ऑफ करने का दावा कर रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल आपको मात्र 11 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारी शिकायतें इसको लेकर के आ रही है कि हमने पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद हमारा डिलीवरी कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी ज़्यादा संगीन है। सरकार के मुताबिक ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि कंपनियां जिस तरह से दिखा रही है अपने ऑफर्स को, जिस तरह से विज्ञापन कर रही है, वो पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने का भी तैयारी कर रही है। हमने इसको लेकर के कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे से बात भी की, उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई इन कंपनियों के ऊपर सरकार करने की तैयारी कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं। अपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी हम संज्ञान में लेकर के उन्हें एग्जामिन करके इस तरह से जो ल्यूक्रेटिव हैं डिस्काउंट ऑफर्स या ल्यूक्रेटिव क्लेम्स लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है तो उस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन छुट्टियों में पटना जाने से सस्ता है पटाया जाना, इसी तरह दरभंगा से सस्ता है दुबई का टिकट और साथ ही वाराणसी से सस्ता है बैंकॉक जाना। इस बार हवाई किराए इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लखनऊ, पटना या वाराणसी जैसे घरेलू डेस्टिनेशन के बजाय बैंकॉक या दुबई जाना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब चलते हैं रोहन सिंह के पास। और रोहन, बताएं, इस बार छुट्टियों में घर जाना कितना महंगा हो गया है? जी, आसमान छू रहे हैं हवाई किराए, और अगर आपने अब तक अपनी फेस्टिव बुकिंग नहीं की है तो अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। आम दिनों के मुकाबले जो टिकट हैं वो लगभग दोगुने तिगुने हो चुके हैं, लेकिन अगर आप पिछले फेस्टिव सीजन से भी कंपेयर करें तब भी लगभग 25 से 30% ज़्यादा इस बार किराए आपको देखने को मिलेंगे। इतने ज़्यादा हैं कि कुछ जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वो सस्ते पड़ रहे हैं डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के मुकाबले। हमने 30 अक्टूबर की तारीख चुनी एक कंपेरिजन करने के लिए, दिवाली से एक दिन पहले की तारीख है। अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको कितना महंगा पड़ने जा रहा है। तो दिल्ली से पटना 30 अक्टूबर का जो किराया है एक वन वे का नॉन स्टॉप, वो है 11,000 रुपये का। इससे काफ़ी कम में 9,000 रुपये में आप कुआलालंपुर पहुंच जाएंगे। दरभंगा एक और जगह है, छठ में दिवाली के दौरान काफ़ी लोग जाते हैं। 18,000 रुपये मुंबई से दरभंगा का टिकट है, वो भी आपको कोई भी नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं मिलेगी, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उसमें। इससे काफ़ी कम समय में आप सिंगापुर पहुंच सकते हैं, कम समय और किराया दोनों में ही।
इसी तरह से दिल्ली से जैसलमेर अगर आप जाते हैं तो आपको लगभग 9,500 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि 8,500 रुपये में आप काठमांडू पहुंच रहे हैं। मुंबई से वाराणसी लगभग 12,500 रुपये का टिकट है, जबकि इससे काफ़ी कम में आप मुंबई से दुबई पहुंच जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपये में। ठीक इसी तरह से दिल्ली से दरभंगा लगभग 14,000 की टिकट है, मिनिमम है ये। हो सकता है कि आपको अपने पसंद की जो फ़्लाइट है वो ना मिले, लेकिन मिनिमम किराया है 14,000 रुपये का। इससे काफ़ी कम में आप 12,000 रुपये में बैंकॉक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप, क्योंकि सारी ट्रेन्स फुल हैं, जो हवाई जहाज़ हैं उनके किराए आसमान छू रहे हैं, तो अब जो लोग हैं उनके पास काफ़ी कम ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस एक ऑप्शन हो सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक बार फिर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा हुई। 3 महीने में ये दोनों नेताओं की तीसरी बार मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए दिखाई दिए। वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेलेंस्की के साथ एक फोटो पोस्ट किया और यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति के वादे को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात यूएन जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल एजेंसियों में सुधार को जरूरी बताया। उन्होंने ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस को भी जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के सुरक्षित इस्तेमाल की जरूरत है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोमवार को हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। हमले में हिजबुल्लाह आतंकियों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक हमले में 492 लोगों की मौत हो चुकी है और 1645 लोग घायल हैं। फिलहाल 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इजरायली सरकार ने पूरे देश में 30 सितंबर तक इमरजेंसी की घोषणा की है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। किसी के रंग रूप को लेकर नेगेटिव कमेंट करना मजाक नहीं है। बॉडी शेमिंग का मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर बॉडी शेमिंग मजाक नहीं है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।